Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर, उत्तराखंड। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को आप तभी समझ पाएंगे जब आप इसको कम्प्लीटली लेक्चर को देखें। अगर आप इसको बीच में देखेंगे या छोड़ देंगे इसको तो आपको ये समझ में नहीं आएगा और ये बड़ी सीरीज़ के लेक्चर हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है लेक्चर्स को आप बिल्कुल पूरे तरीके से देखें और सीरीज से देखें, तब ये समझ में आएगा। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो जो हम फील्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उसके 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। इन बेसिक प्रिंसिपल्स को क्यों फॉलो किया जाता है इसको भी डिस्कस करेंगे और इनका एडवांटेज क्या है, क्यों हम करते हैं इसको हम जानेंगे। तो ये एक सीरीज़ जो स्टैटिक्स लेक्चर की है, आप इसको कंप्लीटली देखें और कोई भी लेक्चर इसके मिस ना करें, नहीं तो आपका इसको कंटिन्यूशन में समझ में नहीं आएगा। तो इस लेक्चर को आपको कंप्लीटली देखना है, तो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे और उसके पीछे की जो लॉजिक्स हैं वो भी समझ में आएंगे। और मैं ये कोशिश करूँगा कि ये स्टैटिक्स जो बच्चों को टफ लगती है बहुत ईजी हो जाए, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप इसको बहुत अच्छे ढंग से इन लेक्चर्स को देखें। तो हम बात करते हैं पहले फील्ड एक्सपेरिमेंट्स की। तो हम एग्रीकल्चर में जो फील्ड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कई तरह से करते हैं और हम ये एक्सपेरिमेंट्स किसी भी हम हाइपोथेसिस जो बनाते हैं उसको चेक करते हैं। हाइपोथेसिस क्या होती है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ ये समझ सकते हैं कि हम कोई 2 जैसे वैरायटी चेक करनी है कि कौन सी वैरायटी की ईल्ड ज़्यादा है, या हमें देखना है कि नाइट्रोजन डोज कौन सी ज़्यादा अच्छी है, 120 kg नाइट्रोजन या 180 kg नाइट्रोजन, या फास्फोरस की कौन सी डोज चाहिए, या कौन सा हर्बिसाइड सबसे अच्छा है। बहुत हमारे पास ट्रीटमेंट्स होते हैं, बहुत हाइपोथेसिस होती हैं, उसको चेक करने के लिए हम फील्ड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अब ये जो फील्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं सीधे से हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हम ये देखें कि अगर हमें माना 2 वैरायटी देखनी है, एक वैरायटी ए है किसी क्रॉप की और दूसरी वैरायटी वी है मान लीजिए, तो हम ये कर सकते हैं कि इसको 1 एकड़ एरिया में या 1 हेक्टर एरिया में या जो भी हमारे पास एरिया है उसमें इसको ग्रो करें, इसको भी ग्रो करें और इन दोनों की ईल्ड देख लें। मान लीजिए इसकी 40 कुंटल आती है और इसकी मान लीजिए 45 कुंटल आती है। ये एक हमारा एक्सपेरिमेंट है मान लीजिए। तो क्या ये वैरायटी बी सुपीरियर है, क्या वैरायटी बी की ईल्ड ज़्यादा है? अगर हम देखें न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो ये हमें 5 कुंटल वैरायटी बी की ईल्ड ज़्यादा लगती है। लेकिन एक्चुअली में जो ये 5 कुंटल का डिफरेंस है वो रियल डिफरेंस नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जो वैरायटी बी है इसका तो अपना कुछ ईल्ड होगी, लेकिन कुछ वेरिएशंस भी इस फील्ड में होंगे। वो वेरिएशंस देखिए, जो जनरली जो फील्ड एक्सपेरिमेंट वेरिएशन होता है वो सॉइल फर्टिलिटी का होता है। तो ये जनरली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कौन सा वेरिएशन सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है सॉइल फर्टिलिटी का। तो हो सकता है यहाँ की सॉइल फर्टिलिटी ज़्यादा हो। दूसरा हो सकता है यहाँ मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की बहुत अच्छी हो, यहाँ जो है इवन लैंड हो, स्लोप इवन हो, या ये हो सकता है यहाँ सनशाइन जो है अच्छी मिलती हो, और ये एरिया में हो सकता है सॉइल फर्टिलिटी पुअर हो, सनशाइन आवर्स कम मिलते हो, वाटर लॉगिंग होती हो, उस वजह से इसकी यील्ड कम हो गई हो। तो इसका मतलब कि ये है कि जब हम फील्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फील्ड में हमारी सारी लोकेशंस में इवन नहीं होता, होमोजेनिटी नहीं होती है। इवन अगर हम 100 स्क्वायर मीटर एरिया भी ले लें और इसको हम डिवाइड कर दें और इसमें हम वैरायटी ए लें और इसमें भी वैरायटी ए लें और इसकी ईल्ड मान लीजिए आती है 30 कुंटल पर हेक्टर कन्वर्जन से, तो इसकी 30 नहीं आएगी, या तो 30 से कम होगी या 30 से ज़्यादा होगी। मान लीजिए 28 कुंटल है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि हम फील्ड के 2 पार्ट करते हैं, भले कितना ही छोटा फील्ड क्यों ना हो, और दोनों का ईल्ड लें तो इक्वल आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि फील्ड में कुछ नेचुरल वेरिएशंस होते हैं। तो कुछ वेरिएशंस जो हैं वो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल होते हैं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। इसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल एरर। तो ये आपको जानना पड़ेगा कि एक्सपेरिमेंटल एरर क्या होती है। तो ये मैंने आपको बताया कि फील्ड में नेचुरल वेरिएशंस होते हैं, उन नेचुरल वेरिएशन की वजह से यील्ड में वेरिएशन आता है। तो इसका मतलब यहाँ 40 और 45 में जो डिफरेंस है वो रियल डिफरेंस नहीं है। यहाँ ट्रीटमेंट का इफेक्ट तो है, हो सकता है वैरायटी बी अच्छी है, ए से अच्छी है, लेकिन उसको कुछ एडवांटेजेस चीज़ें मिल गई, अच्छी सॉइल फर्टिलिटी मिल गई, अच्छा सनशाइन आवर्स मिल गया, कुछ नेचुरल वेरिएशंस हैं सॉइल के वो उसको फेवर कर गए,
उस वजह से और यील्ड उसकी ज़्यादा हो गई। तो हमको क्या करना है, हमको रियल डिफरेंस देखना है दोनों वैरायटीज़ के बीच में। तो इसका मतलब कि जो वेरिएशन होगा, जो फील्ड में दो वैरायटी के बीच में जो वेरिएशन आ रहा है, उसमें ट्रीटमेंट के तो थ्रू आ ही रहा है कि जो हमने ट्रीटमेंट डाला है, मान लीजिए 100 kg नाइट्रोजन डाली और 150 kg नाइट्रोजन डाली, तो 150 kg नाइट्रोजन में ज़्यादा यील्ड आ रही है। लेकिन उसके अलावा हो सकता है कुछ नेचुरल वेरिएशन ऐसे हों कि जो 150 kg नाइट्रोजन में यील्ड को बढ़ा दें, या ऐसे हों कि जो उसको घटा दें। तो एक्सपेरिमेंटल एरर से यील्ड हमारी ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। इसका मतलब हम जो डिफरेंस देखते हैं वो केवल ट्रीटमेंट के कारण नहीं होता, वो ट्रीटमेंट के से तो होता ही है, उसमें एक्सपेरिमेंटल एरर, जिसे मैं ई लिख दे रहा हूं, ये होता है, एक्सपेरिमेंटल एरर होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल 30 क्विंटल नहीं आएगा। इसी तरह से मान लीजिए हम यहां वैरायटी ए लगा देते, तो क्या वैरायटी ए की 40 क्विंटल आती? यील्ड नहीं आती। 40 से ज़्यादा भी आ सकती थी और 40 से कम भी आ सकती थी। तो इसका मतलब यह है कि हम जब कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं फील्ड में, तो फील्ड में बहुत नेचुरल वेरिएशन है, और सबसे ज़्यादा नेचुरल वेरिएशन क्या होता है? सॉइल फर्टिलिटी का होता है। और ये वेरिएशन को हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरे फील्ड में हम इवन सॉइल फर्टिलिटी डेवलप नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है कि हम सॉइल फर्टिलिटी को बिल्कुल इवनली मेंटेन कर लें, हालांकि हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो एक्सपेरिमेंटल एरर है इसको हमें देखना होगा। हम इसको घटा दें, अगर इसको हम घटा दें तो हम ये देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल एरर कितनी है। अब देखिए, हम इस एग्जाम्पल में देखें, अगर ये 30 क्विंटल है और ये 28 क्विंटल है और दोनों वैरायटी सेम है, और हमने सेम मैनेजमेंट प्रैक्टिस किया है, हर चीज़ हमने इक्वल की है। 100 स्क्वायर मीटर एरिया को हमने डिवाइड कर दिया था हाफ में, ये 50 स्क्वायर मीटर है और ये भी 50 स्क्वायर मीटर है, तो भी ये वेरिएशन 2 क्विंटल का क्यों आ रहा है? इसका मतलब 2 क्विंटल जो वेरिएशन है ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल एरर है। तो इसका मतलब हमें पहले एक एस्टिमेट लगाना पड़ेगा, अनुमान लगाना पड़ेगा कि एक्सपेरिमेंटल एरर कितनी है। तो इसका मतलब हम ए को कई बार बोएं, कई उसमें एरिया में लगाएं, तो हमको पता चलेगा कि कितना एक्सपेरिमेंटल एरर आ रही है। तो हम जो फील्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम एक्सपेरिमेंटल एरर को फाइंड आउट करें, और फिर उस एक्सपेरिमेंटल एरर को जो वेरिएशन आया है उसमें से घटा दें। तब हमको पता चलेगा कि वास्तव में जो ट्रीटमेंट का डिफरेंस है वो ट्रीटमेंट की वजह से है या नहीं है। तो जो हमारे जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है एक्सपेरिमेंटल एरर को फाइंड आउट करना कितना है। तो इसका हम एस्टिमेट, चूंकि हम देखिए नेचुरल वेरिएशन है, हम इसका एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते कि कितनी एक्सपेरिमेंटल एरर है, लेकिन हम उसको एस्टिमेट कर सकते हैं, उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। तो यहां हमारा जो वर्क है एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने का, वो है नंबर 1 है टू फाइंड आउट द एक्सपेरिमेंटल एरर। तो एस्टिमेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक्सपेरिमेंटल एरर क्या होती है। ये फील्ड में होते हैं नेचुरल वेरिएशंस, जिसकी वजह से या तो यील्ड रियल यील्ड से कम हो जाती है या रियल यील्ड से ज्यादा हो जाती है। अब इस एक्सपेरिमेंटल को हमें एस्टिमेट करना होता है, अनुमान लगाना होता है। दूसरा, जब हम एस्टिमेशन करते हैं तो वो करेक्ट वे में होना चाहिए, उसको एक लॉजिकल वे में होना चाहिए, सही निकलना चाहिए। तो हमका जो दूसरा काम है ये है इसका वैलिड एस्टिमेट करना। वैलिड एस्टिमेट ऑफ, मैं इसको लिख दे रहा हूं एक्सपेरिमेंटल एरर। वैलिड होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तीसरा यह है कि जो सॉइल में वेरिएशंस हैं या जो नेचुरल वेरिएशंस हैं उनको कंट्रोल करना, ताकि वो मिनिमम हो जाएं। तो कंट्रोल ऑफ एरर। तो ये 3 काम हम करते हैं एक्सपेरिमेंट में, और इन 3 काम को करने के लिए हम 3 बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो इसी के लिए ही हैं, एस्टिमेट करना, वैलिड एस्टिमेट करना, और जो एक्सपेरिमेंटल एरर है उसको कंट्रोल करना, उसे मिनिमाइज करना, उसका रिडक्शन करना। तो इन 3 को करने के लिए हमारे 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो है रेप्लिकेशन, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर पे है रैंडमाइजेशन, एंड थर्ड इज लोकल कंट्रोल। So these are 3 basic principles
रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन, लोकल कंट्रोल। तो हम ये 3 करते हैं, यही 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं एस्टिमेट, वैलिड एस्टिमेट एंड कंट्रोल ऑफ एरर। अब रेप्लिकेशन कैसे करते हैं और रेप्लिकेशन इसमें क्या काम करता है? तो देखिए, इसमें जो ये कैसे हम एस्टिमेट करेंगे, कैसे हम वैलिड एस्टिमेट करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, वो इनके 3 के थ्रू होगा। इसको मैं समझाता हूं कि कैसे ये किया जाएगा। तो पहला जो है रेप्लिकेशन है, और रेप्लिकेशन तीनों ही करता है, एस्टिमेट भी करता है, वैलिड एस्टिमेट करता है और कंट्रोल भी करता है। तो रेप्लिकेशन क्या है? देखिए, रेप्लिकेशन का मीनिंग होता है रेप्लिकेट करना, बार बार उसको करना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पुनरावृत्ति, कि बार बार उसी को हम लगाएं, तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि वैरायटी ए है, मान लीजिए वैरायटी ए है, तो और ये हमारा प्लॉट है, और उस प्लॉट को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया मान लीजिए, और इसमें ए लगाया, इसमें भी वैरायटी ए है, इसमें भी वैरायटी ए है, इसमें भी वैरायटी ए है। तो क्या चारों की यील्ड इक्वल आएगी? मान लीजिए यहाँ 30 कुंटल आता है पर हेक्टर बेसिस पे, तो हो सकता है ये 28 हो, ये हो सकता है 31 हो, और ये हो सकता है 27 कुंटल हो। तो देखिए, जो वेरिएशन आ रहे हैं, वैरायटी सेम है, मैनेजमेंट सेम है, लेकिन इसमें क्या है कि नेचुरल वेरिएशंस हैं, एक्सपेरिमेंटल एरर है। इस कारण से एरिया सेम होने के भी मान लीजिए 100 स्क्वायर मीटर एरिया सबका है, तो ये वेरिएशन क्यों है? अभी मैंने इसको बताया भी था, ये नेचुरल वेरिएशन है। सॉइल फर्टिलिटी का वेरिएशन हो सकता है, बहुत चीज़ों का वेरिएशन हो सकता है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इनका निकालेंगे, तो जितनी बार हम किसी ट्रीटमेंट को लगाएंगे उतनी बार हमें पता चलेगा कि कितनी एरर आ रही है। केवल इन दोनों के बीच से पता चल रहा है 2 कुंटल का, इन दोनों से पता चल रहा है 3 कुंटल का, इससे पता चल रहा है 4 कुंटल का, इन दोनों से पता चल रहा है 3 कुंटल का, इन दोनों से पता चल रहा है 1 कुंटल का। तो जब हम रेप्लिकेशन करते हैं तो हम एक एवरेज एस्टिमेट कर सकते हैं कि भाई हमने 4 बार लगाया, 5 बार लगाया, तो इतना वेरिएशन यील्ड का आ रहा है। तो रेप्लिकेशन जो हम कर रहे हैं, इसी को रेप्लिकेशन हम बोलते हैं। किसी ट्रीटमेंट को बार बार लगाना, रिपीटिशन ऑफ, रेप्लिकेशन क्या है? रिपीटिशन ऑफ ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट क्या है? हमारा नाइट्रोजन डोज हो सकती है, वैरायटी हो सकती है, सोइंग टाइम हो सकता है, हर्बिसाइड हो सकता है, न्यूट्रिएंट डोज हो सकती हैं, बहुत तरह के ट्रीटमेंट हो सकते हैं, टिलेज हो सकता है, बहुत ट्रीटमेंट होते हैं जिसको हम चेक करते हैं। तो जब रेप्लिकेशन करेंगे तो हमारा क्या होगा? रिपीटिशन ऑफ ट्रीटमेंट है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेप्लिकेशन करने से हमको जो एक्सपेरिमेंटल एरर है उसका पता चलता है। तो ये क्या करता है? एस्टिमेट, अनुमान लगा रहा है, एस्टिमेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर। तो ये अब आपको पता चल गया कि कैसे रेप्लिकेशन एस्टिमेट करता है। तो जब हम फील्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कम से कम हमें 3 रेप्लिकेशंस करने चाहिए, कम से कम 3 करने चाहिए। 4 भी हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रेप्लिकेशन करने से फील्ड का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, और जब फील्ड का साइज बड़ा हो जाता है तो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है। दूसरा, सॉइल में फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में फर्टिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, मैनेजमेंट पुअर हो जाता है। तो जनरली हम रेप्लिकेशन 3 करते हैं या 4 करते हैं। तो इन जनरल 3 रेप्लिकेशंस किए जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये एस्टिमेट कर रहा है। तो ये पहला बेसिक प्रिंसिपल है रेप्लिकेशन। दूसरा है रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन का क्या मतलब होता है कि किसी चीज को तुरंत करना, रैंडमली करना, उसमें कुछ बिना हम किसी को फेवर करके काम करें, वो रैंडमाइजेशन कहलाएगा, रैंडमाइजेशन अलॉटमेंट ऑफ ट्रीटमेंट कहलाएगा। मान लीजिए कि कोई ट्रीटमेंट T1 है, T2 है, T3 है और T4 है, 4 ट्रीटमेंट हैं, कोई भी हो सकते हैं। मान लीजिए 4 नाइट्रोजन डोज हैं, और हमारे पास ये 4 प्लॉट हैं, ठीक है। अब हमने ट्रीटमेंट T1 यहाँ लगा दिया, T2 यहाँ लगा दिया, T3 यहाँ लगा दिया, T4 यहाँ लगा दिया। अब हो सकता है कि फील्ड में सॉइल फर्टिलिटी जो है यहाँ से यहाँ तक रिड्यूस हो रही है। ये सॉइल फर्टिलिटी है जो जिसका ट्रेंड इस तरह से है कि फर्टिलिटी ग्रेडियंट यहाँ तो हाई है, और यहाँ मीडियम है, और यहाँ लो है।
तो इसका मतलब ये जो ट्रीटमेंट T1 और T2 की ईल्ड तो अच्छी आएगी, लेकिन T3 और T4 की ईल्ड कम आएगी। हालांकि इनका लेवल ईल्ड लेवल अच्छा हो, लेकिन चूंकि लो फर्टिलिटी में आ गए तो इनका ऑब्वियसली ईल्ड लेवल कम हो गया, और ये हाई फर्टिलिटी में थे, इनका ईल्ड लेवल ज़्यादा हो गया। हो सकता है रियलिटी में T4 T1 से अच्छी हो, लेकिन T1 को चूंकि हाई अच्छी फर्टिलिटी मिल गई तो उसकी ईल्ड ज़्यादा हो गई और T4 की कम हो गई। तो इसका मतलब हमारे रिजल्ट्स क्या हो गए, गलत हो गए। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि ट्रीटमेंट को हम ऐसे एलोकेट करें कि हर ट्रीटमेंट को इक्वल चांस मिले, रैंडम हम उसका एलोकेशन करें, एक उसको ऐसा ना करें कि सीरीज से दे दें, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जो भी सॉइल फर्टिलिटी है सब ट्रीटमेंट का एक इक्वल चांस होना चाहिए कि लो फर्टिलिटी में चारों ही ट्रीटमेंट आने चाहिए, मीडियम में भी चारों आने चाहिए, और हाई फर्टिलिटी में भी चारों ट्रीटमेंट आने चाहिए। तो रैंडमाइजेशन से जो हम करते हैं, रैंडमाइजेशन, इसमें इक्वल चांस रहता है हर ट्रीटमेंट का। अब इक्वल चांस किसका है, वेरिएशन में एलोकेट होने का। तो हर ट्रीटमेंट को इक्वल चांस है कि वो जो वेरिएशन है सब में आ जाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये चार बनाए तो हम रेंडमली इसको एलोकेट कर देंगे। मान लीजिए हमने वैसे तो रैंडम नंबर टेबल होती है, लेकिन हम उसको भी कर सकते हैं। माना T1 हमने यहाँ दे दिया, T2 यहाँ दे दिया, T3 यहाँ दे दिया, T4 हमने यहाँ दे दिया। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि T3 और T1 की यील्ड तो कम हो जाएगी, T2 और T4 की यील्ड क्या होगी, ज़्यादा आ जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इसी तरह से एक सेट और बनाएं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। क्योंकि रेप्लिकेशन में इसलिए भी करना जरूरी है ताकि एक्सपेरिमेंटल एरर मिले। तो हम इस तरह से फिर 4 प्लॉट बनाएंगे, ठीक है। उसमें फिर रैंडमली कर देंगे T1, T2, T3, T4। तो ये एक रेप्लिकेशन हुआ जिसको मैंने पहले बताया था, ये दूसरा रेप्लिकेशन हुआ। फिर एक इस तरह से और बनाएंगे, थर्ड रेप्लिकेशन करेंगे। तो इसका मतलब पहले हमको रेप्लिकेशन बनाना है, उसके बाद ट्रीटमेंट का रैंडमाइजेशन करना है। फिर एक हम प्लॉट बनाएंगे, उसमें 4 प्लॉट्स बनाएंगे इस तरह से, और हम इस तरह से कर देंगे T1, T2, T3, T4। तो आप देखिए T1 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो देखिए ये हर तरह की फर्टिलिटी में ये एडजस्ट हो रहा है। T4 को हम देखें तो यहाँ पे है, फिर T4 यहाँ पे है, फिर T4 यहाँ पे है। तो इस तरह से अगर हम एक रेप्लिकेशन और बनाएं और रैंडमाइजेशन करें तो हम देखेंगे कि पूरे फील्ड में सब ट्रीटमेंट को इक्वल चांस मिला है, हाई फर्टिलिटी में भी आने का, मीडियम में भी आने का, लो में भी आने का। तो इसका मतलब यह है कि हमने किसी के साथ बायसनेस नहीं की है, हर ट्रीटमेंट को इक्वल चांस मिला है उस वेरिएशन में आने का। तो इसका मतलब रैंडमाइजेशन से क्या हुआ, हमने जो एस्टिमेट कर रहे थे, हमने जो रेप्लिकेशन किए, रेप्लिकेशन से हमने एस्टिमेट किया, और रैंडमाइजेशन से हमने क्या किया, वैलिड एस्टिमेट किया। तो इसके क्या करता है, वैलिड एस्टिमेशन करेगा, वैलिड एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर। तो ये है रेप्लिकेशन 1, जिसमें हमने एक पूरा एक सेट ऑफ ट्रीटमेंट दिया, जितने भी ट्रीटमेंट हैं। दिस इज रेप्लिकेशन 2, दिस इज रेप्लिकेशन 3 एंड सो ऑन। हम रेप्लिकेशन 4 भी कर सकते हैं, रेप्लिकेशन 5 भी कर सकते हैं। तो हमें एक सिस्टम से नहीं देना है, हमें एक उससे देना है कि सबको इक्वल चांस मिले। एक केस ये भी हो सकता है कि फर्टिलिटी जो है फील्ड की किसी सिस्टम में नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, स्कैटर्ड है। अभी तो हमने देखा था कि ये फील्ड था, ये फील्ड है और इसकी फर्टिलिटी यहां से ज़्यादा है, यहां मीडियम है, यहां लो है, इस तरह से पूरा पैटर्न था। अब ये केस हो सकता है कि सॉइल फर्टिलिटी यहां पे ज़्यादा हो, और यहां पे ज़्यादा हो, और यहां पे ज़्यादा हो, और ये हो सकता है कि सॉइल फर्टिलिटी यहां पे लो हो, यहां पे लो हो, और यहां पे लो हो। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम ट्रीटमेंट्स को रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्लॉट्स बनाएंगे। प्लॉट्स हमने काटे, इस तरह से हमने प्लॉट्स बनाए, जो भी हमारे 4 हैं, 1 2 3 4, जो भी हमारे ट्रीटमेंट हैं, 7 ट्रीटमेंट 8 ट्रीटमेंट, उसको हम रैंडमली दे देंगे। T1, T2, T3, T4, और फिर मान लीजिए हमारे ये बनते हैं 12, तो 3 बार रेप्लिकेट कर सकते हैं। T1, T2, T3, T4, T1, T2, T3, T4। तो देखिए ये
हमने क्या किया, रैंडमाइजेशन किया ट्रीटमेंट का रेप्लिकेशन करके। तो हर ट्रीटमेंट को इक्वल चांस मिल रहा है कि वो लो फर्टिलिटी में आ रहा है या हाई फर्टिलिटी में आ रहा है, वहां सबके लिए इक्वल चांस है। ऐसा हम किसी ट्रीटमेंट को फेवर नहीं कर रहे कि हमने उसको हाई फर्टिलिटी में दिया है। तो अगर स्कैटर्ड है फर्टिलिटी तो भी रैंडमाइजेशन हेल्प करता है इक्वल चांस के लिए, और अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो भी हेल्प करता है। तो ये आपको समझ में आएगा कि रैंडमाइजेशन हम क्यों करते हैं। तो रैंडमाइजेशन से क्या बनता है, वैलिड एस्टिमेट बनता है। तो ये आपको दो बेसिक प्रिंसिपल समझ में आए। हम रेप्लिकेशन क्यों करते हैं, रेप्लिकेशन हम कर रहे हैं एस्टिमेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर की एक्सपेरिमेंटल एरर कितनी है, नेचुरल वेरिएशन से यील्ड में कितना वेरिएशन आ रहा है उसको जानने के लिए। रैंडमाइजेशन क्यों कर रहे हैं कि जो वेरिएशन है सबको इक्वल चांस मिले हर वेरिएशन में आने का, तो ये कहलाता है रैंडमाइजेशन। थर्ड प्रिंसिपल इज लोकल कंट्रोल। लोकल कंट्रोल क्या है इसको जानेंगे। देखिए लोकल कंट्रोल हम इसलिए करते हैं कि फील्ड में जो सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन हो जाए। तो जो एक्सपेरिमेंटल एरर है उसको कंट्रोल करने के लिए हम करते हैं। जो लोकल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है उसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम एक्सपेरिमेंटल एरर को मिनिमाइज करें, उसको कम कर दें। कैसे करते हैं इसको पहले समझते हैं, फिर मैं इसकी लैंग्वेज बताऊंगा। मान लीजिए ये फील्ड है और इस फील्ड का फर्टिलिटी जैसे मैंने अभी पहले बताया था इस तरह से चल रहा है कि यहां हाई है, यहां मीडियम फर्टिलिटी है और यहां जो है लो है। मतलब जैसे जैसे हम फील्ड से टॉप से बॉटम की तरफ चल रहे हैं फील्ड में फर्टिलिटी कम होती जा रही है। तो एक तो मैंने बताया था रैंडमाइजेशन हम कर सकते हैं। दूसरा हम ऐसे कर सकते हैं, इस फील्ड को ऐसा हम ब्लॉक्स में बना दें कि एक ब्लॉक के अंदर वेरिएशन मिनिमम रहे, फर्टिलिटी मेंटेन हो जाए। तो देखिए फर्टिलिटी हम ऐसे है तो हम जो ब्लॉक्स बनाएंगे, जो प्लॉट काटेंगे वो इसके अक्रॉस 90 डिग्री पे काटेंगे। तो अब हमने मान लीजिए एक प्लॉट इस तरह से काटा, तो यहां तक कि देखिए फर्टिलिटी तो हाई रहेगी क्योंकि ये फर्टिलिटी यहां पे हाई है। फिर हमने एक ब्लॉक ये काटा, एक ये काटा, इस तरह से हम ब्लॉक्स बना सकते हैं। तो यहां ब्लॉक में क्या है, फर्टिलिटी जितनी भी फर्टिलिटी होगी इस पूरे प्लॉट की उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होगा यहां से यहां तक। इसी तरह से यहां जो फर्टिलिटी भले ही लो है लेकिन यहां से यहां तक जो वेरिएशन है वो सेम रहेगा क्योंकि ये लेंथ बहुत कम है। तो इस लेंथ की कम, चूंकि लेंथ के अकॉर्डिंग चल रही है फर्टिलिटी तो वेरिएशन कम आएगा। तो इसका हमने क्या बनाया, ब्लॉक बना दिए। इसी तरह से हमारा ये ब्लॉक है, यहां से हम इस ब्लॉक में चले यहां से यहां तक, तो वेरिएशन इस पूरे ब्लॉक में देखिए वेरिएशन जो है इस पूरे ब्लॉक में कम है। तो ये देखिए एक ब्लॉक ये बना, ब्लॉक 1 बनाइए जिसमें फर्टिलिटी का वेरिएशन तो है, वेरिएशन यहां से यहां तक तो है लेकिन उतना नहीं जितना कि इसमें है। तो यहां पे जो वेरिएशन है वो मिनिमम रहेगा इस ब्लॉक में। इसी तरह से दूसरा ब्लॉक ये बना, इस पूरे ब्लॉक के अंदर ब्लॉक 2, फिर तीसरा ब्लॉक 3, ये 3 ब्लॉक बने। तो अगर हम ये देखें ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के बीच में तो वेरिएशन है लेकिन ब्लॉक 1 के अंदर वेरिएशन बहुत कम है, तो इसको बोलते हैं हम लोकल कंट्रोल। तो यहां फर्टिलिटी का वेरिएशन है बिटवीन ब्लॉक 1 एंड 2, 2 एंड 3 एंड ब्लॉक 1 एंड 3। तो वेरिएशन तो है लेकिन ब्लॉक 1 और 2 के बीच में है, 2 एंड 3 के बीच में, 3 एंड 1 के बीच में। लेकिन अगर हम पूरे ब्लॉक 1 की बात करें, विद इन ब्लॉक करें, तो वेरिएशन बहुत कम है। इसका मतलब यहां होमोजेनिटी है, यहां से यहां तक की होमोजेनिटी मेंटेन है, ये पूरा होमोजेनिटी है, ये भी होमोजेनिटी है क्योंकि हमने जो लेंथ जहां वेरिएशन हो रहा है कम लिया है, और ये भी होमोजेनिटी है यहां से यहां तक लेंथ में। लेकिन अगर हम इसको देखते हैं, यहां ब्लॉक 1 और 2 के बीच में हेटेरोजेनिटी है, वेरिएशन है, और इसके बीच में भी हेटेरोजेनिटी है। तो हम ब्लॉक में क्या किया, हमने ब्लॉक्स, लोकल कंट्रोल में ब्लॉक्स बनाते हैं एंड ब्लॉक्स आर मेड इन सच ए वे दैट देयर इज हेटेरोजेनिटी बिटवीन द ब्लॉक बट होमोजेनिटी विद इन द ब्लॉक। कि बिटवीन द ब्लॉक तो हेटेरोजेनिटी होगी लेकिन विद इन ब्लॉक होमोजेनिटी होगी। तो ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकल कंट्रोल में
क्या किया जाता है, तो होमोजेनिटी विद इन द ब्लॉक और हेट्रोजेनिटी विद इन द ब्लॉक, इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रहेगा, देयर इज ब्लॉक्स आर मेड इन सच ए वे दैट हेट्रोजेनिटी बिटवीन द ब्लॉक, दो ब्लॉक के बीच में हेट्रोजेनिटी है, बट विद इन ब्लॉक होमोजेनिटी, ब्लॉक के अंदर जो हमने ब्लॉक सेलेक्ट किया उसमें होमोजेनिटी है, सॉइल फर्टिलिटी लगभग मेंटेन है। तो हमने क्या किया, एरर को कंट्रोल किया। तो इस तरह से ये जो काम करता है ब्लॉक, कंट्रोल ऑफ एरर करता है। कैसे करके, बाय मिनिमाइज, तो मिनिमाइज करता है एरर को या डिमिनिश करता है। कौन सी एरर, एक्सपेरिमेंटल एरर। अब मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 4 5 मैंने बनाए हैं, मान लीजिए 5 ट्रीटमेंट हैं, तो 5 ब्लॉक हैं, तो 5 ब्लॉक में हम ट्रीटमेंट एलोकेट कर देंगे। मान लीजिए हमारे पास 10 ट्रीटमेंट होते, T1 से लेके मान लीजिए T10 होता, तो हम इसमें 10 प्लॉट बनाते, हम 10 प्लॉट बनाते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से ये 10 ब्लॉक ऐसे बनते, इस ब्लॉक में भी बनते, 10 प्लॉट बनाते हम, और इसमें हम जो है, अब जो हमारे 10 ट्रीटमेंट हैं, इसमें हम रैंडमली एलोकेट करते ट्रीटमेंट को। तो मान लीजिए यहाँ T1 यहाँ दे दिया, T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10, ये हमने क्या किया, रैंडमाइजेशन करके ट्रीटमेंट का एलोकेशन कर दिया। इसी तरह से यहाँ से हम कर सकते हैं T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10। फिर हम रैंडम एलोकेशन करेंगे, रैंडमाइजेशन करेंगे। T1 देखिए, इसके लिए रैंडम नंबर टेबल होती है, लेकिन छोटे एक्सपेरिमेंट के लिए हम रैंडमली उसको कर सकते हैं। T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10। तो ये हमने रैंडमली किया है। तो सबको देखिए, यहाँ जो ट्रीटमेंट T1 से लेके T10 तक हैं, सब हाई फर्टिलिटी में हैं। यहाँ से यहाँ तक T1 से T10 मीडियम फर्टिलिटी में हैं, और ये जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा कम फर्टिलिटी में है। इसका मतलब हर ट्रीटमेंट को हर फर्टिलिटी में आने का इक्वल चांस मिला, तो हमने एरर को कंट्रोल कर लिया। इसी को हम बोलते हैं लोकल कंट्रोल। और इन ब्लॉक को फिर हम क्या कहेंगे, इन ब्लॉक को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, क्योंकि हमने T1 से लेकर T10 तक दिया है। तो ये रेप्लिकेशन 1 हो गया। तो जो ब्लॉक बनाया जा रहा है वही रेप्लिकेशन बन जाते हैं। रेप्लिकेशन ये 2 हो गया, और ये रेप्लिकेशन 3 हो गया। तो अब यहां देखिए, जो तीनों बेसिक प्रिंसिपल्स हैं एक्सपेरिमेंट के, तीनों फॉलो हो रहे हैं। पहला मैंने बताया था रेप्लिकेशन, देखिए 3 रेप्लिकेशन हो गए। हम 4 भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन प्लॉट साइज फिर बड़े होते चले जाएंगे, एरिया बड़ा हो जाएगा, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है, फिर फर्टिलिटी का वेरिएशन ज़्यादा होने लगता है। रेप्लिकेशन हो गया फॉर एस्टिमेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर। फिर हमने देखिए रैंडमाइजेशन किया। रैंडमाइजेशन हमने क्यों किया, फॉर वैलिड एस्टिमेट ऑफ एरर, कि ऐसा ना हो कि किसी ट्रीटमेंट को फेवर हो जाए, उसकी यील्ड ज़्यादा हो जाए, और किसी के साथ हम बायस हो जाए, उसकी यील्ड कम हो जाए। फिर हमने लोकल कंट्रोल किया है। लोकल कंट्रोल करके हमने ब्लॉक्स बनाए हैं, उसी में हमने रेप्लिकेशन सेट किए हैं। लोकल कंट्रोल करके हमने एरर को कंट्रोल किया है। तो ये हम जब प्रोसेस करते हैं, तो इन प्रोसेस से हमारे जो एक्सपेरिमेंटल एरर है उसका एस्टिमेट होता है, वैलिड एस्टिमेट होता है, और एरर को हम कंट्रोल करते हैं। अगर हम एरर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ट्रीटमेंट में जो डिफरेंस आएगा वो हमें नहीं पता चल पाएगा कि वो वास्तव में ट्रीटमेंट का इफेक्ट है या एक्सपेरिमेंटल एरर जो हो रही हैं वो ज़्यादा हो गई हैं, उनका इफेक्ट उसमें कंबाइंड होता है। जब भी कोई इफेक्ट आता है, ट्रीटमेंट का इफेक्ट आता है, वो केवल ट्रीटमेंट के कारण नहीं होता, उसके अंदर नेचुरल वेरिएशन इफेक्ट्स भी होते हैं। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि केवल हम ट्रीटमेंट इफेक्ट को ही निकाल पाए। हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एक्सपेरिमेंटल एरर को कंट्रोल करते हैं, उसे मिनिमाइज करते हैं, उसको एस्टिमेट करते हैं, और फिर उस एक्सपेरिमेंटल एरर को जो हमारा इफेक्ट आया उसमें से घटा देते हैं, वही उसी को हम रियल ट्रीटमेंट इफेक्ट मानते हैं। तो यही एक्सपेरिमेंट इसलिए ही कंडक्ट किए जाते हैं कि हम एक्सपेरिमेंटल एरर को एस्टिमेट कर सकें और पता कर सकें कि कितनी एक्सपेरिमेंटल एरर है और उसको घटा सकें। मान लीजिए किसी वैरायटी, 2 वैरायटी जैसे मैंने एग्जांपल ली थी कि मैं एक बहुत छोटा सा आपको एग्जांपल बता देता हूं कि मान लीजिए वैरायटी ए की यील्ड मान लीजिए 40 कुंटल आ रही है और वैरायटी बी की मान लीजिए 50 कुंटल आ रही है, और एक्सपेरिमेंटल एरर मान लीजिए
5 कुंटल आ रही है, तो इसका मतलब कि इसमें भी 5 कुंटल का कुछ वेरिएशन है और इसमें भी 5 कुंटल का कुछ वेरिएशन है। तो इसका मतलब क्या इसमें 5 कुंटल से कम हुई है या ज़्यादा हुई है, या ये 5 कुंटल से कम या ज़्यादा हुई है? तो इसके लिए हम पूरे एक सेट ऑफ प्रैक्टिस करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करते हैं, जिसको हम कहते हैं एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से हम ये जानते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल एरर को हमें कैसे इसमें घटाना है। तो उसका पूरा एक सेट होता है, सीधे न्यूमेरिकल वैल्यू से ऐसे हम नहीं घटाते हैं, उसको पहले कैलकुलेशन की जाती है, उसका क्रिटिकल डिफरेंस जिसे हम CD कहते हैं उसको निकाला जाता है, उस क्रिटिकल डिफरेंस को हम घटाते हैं, उसका एक अलग प्रोसेस है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। आज मैंने आपको ये 3 चीजें बताई कि 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो फील्ड एक्सपेरिमेंट में फॉलो किए जाते हैं और आपको पता चलेगा वो क्यों किए जाते हैं। तो रेप्लिकेशन से हम क्या पता करते हैं उसको समराइज कर लीजिए। पहले हमने बताया था रेप्लिकेशन से क्या पता चलेगा, एस्टिमेट ऑफ एरर पता चलेगी, एस्टिमेट ऑफ एरर कि कितनी एक्सपेरिमेंटल एरर है। फिर है रैंडमाइजेशन, रैंडमाइजेशन से देखिए हम किसी को बायसनेस नहीं हो रहे हैं, हम किसी का पक्षपात नहीं कर रहे हैं, किसी ट्रीटमेंट का सबको इक्वल चांस दे रहे हैं, तो वैलिड एस्टिमेट होगा, वैलिड एस्टिमेट, ये पूछा सकता है किसी एग्जाम में। और लोकल कंट्रोल, लोकल कंट्रोल से हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल एरर को मिनिमाइज कर रहे हैं, मिनिमाइजेशन ऑफ और रिडक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर या कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर। तो ये मेनली 3 काम करते हैं। हालांकि जो रेप्लिकेशन है ये तीनों ही काम करता है, ये वैलिड एस्टिमेट भी करेगा और ये कंट्रोल भी करेगा एक्सपेरिमेंटल एरर को, लेकिन बेसिकली ये सबका अपना अपना ये काम है। तो इन तीनों को करने के लिए हमें तीनों प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। अगर हमने कोई भी एक प्रिंसिपल छोड़ दिया, मान लीजिए हमने लोकल कंट्रोल नहीं किया, तो एक्सपेरिमेंटल एरर को हम रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, एक्सपेरिमेंटल हाई रहेगी। मान लीजिए हम रैंडमाइजेशन नहीं करते हैं, तो जो हमारा हो सकता है कोई ट्रीटमेंट ज़्यादा फेवर हो जाए और उसकी यील्ड ज़्यादा हो जाए, तो एस्टिमेट तो होगा लेकिन वैलिड नहीं होगा। और मान लीजिए हम रेप्लिकेशन ही नहीं करते हैं, वैरायटी को हम एक ही बार डालते हैं, तो हम एक्सपेरिमेंटल कैसे पता चलेगी एरर कितनी है? हमने एक ही बार हमने वैरायटी को बोया तो पता नहीं चल पाएगा हमें कि कितना वेरिएशन आ रहा है, तो एस्टिमेट नहीं कर पाएगा। इसलिए रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन और लोकल कंट्रोल किए जाते हैं। तो ये आपका लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसी तरह से अभी मैं स्टैटिस्टिक्स के और लेक्चर्स आपको दूंगा, आप इसको सीरीज से देखिए, तभी आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगेंगे और तब आपको ये समझ में आएंगे। तो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, कुछ आपको नॉलेज मिली हो इससे, तो इस लेक्चर को जरूर लाइक करें और स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।